इमेजिन एक देश जहां इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। पार्लियामेंट लॉज बनाता है, जुडिशियल लॉज की इंटरप्रिटेशन करती है और इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तीन पिलर्स एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन आज एक बड़ा सवाल एकदम से सामने आके खड़ा हो गया है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने डोमेन से बाहर जा रही है? क्या वह पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ और जुडिशरी के फ्रेमवर्क के बियॉन्ड पावर एक्सरसाइज कर रही है? और अगर हाँ, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे वोटिंग राइट्स पर और हमारे सिटीजनशिप पर? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी उठ गया है, और वो भी इन फ्रंट ऑफ CJI सूर्यकांत। आफ्टर द इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड व्हाट दे कॉल द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। सरफेस लेवल पे जब आप SIR का नाम सुनते हो तो इट साउंड्स वेरी सिंपल कि वोटर लिस्ट का क्लीन अप हो रहा है, क्योंकि हाँ, हो सकता है डुप्लीकेट वोटर्स हो, डेड वोटर्स हो या माइग्रेशन की रीजन से लिस्ट इनएक्यूरेट हो गई हो। बट जब ये प्रोसेस टर्न्स इनटू समथिंग वेयर ऑर्डिनरी सिटीजंस वर बीइंग आस्क्ड टू प्रूव देयर सिटीजनशिप टू रिटेन देयर नेम्स ऑन द वोटिंग लिस्ट, तब इशू पूरा चेंज हो जाता है। अब कोर्ट रूम में जब सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल एंड अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हुए तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि द ECI डज नॉट हैव द पावर्स अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 टू कैरी आउट द SIR इन द प्रेजेंट मैनर। उनका मेन पॉइंट ये था कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के ब्रॉड पावर्स का साइटेशन करके जो एन मास से वेरिफिकेशन कर रहा है वो परमिसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट ने किसी फील्ड को रेगुलेट किया है तो इलेक्शन कमीशन को स्टैट्यूट के अंदर ही एक्ट करना होता है, वो उसके बाहर नहीं जा सकती। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने और भी स्ट्रांगली बोल दिया कि वंस द फील्ड इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्लियामेंट्री लॉ देन द इलेक्शन कमीशन हैज टू एक्ट एज पर द स्टैट्यूट। और उन्होंने कोर्ट रूम में पॉइंट आउट किया कि जो एनुमरेशन फॉर्म यूज हो रहा है उनका कोई स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ही नहीं है। मतलब जो लोग घर घर जाके फॉर्म्स भरवाते जा रहे हैं वो फॉर्म्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट या उसके रूल्स के अंदर डिफाइंड ही नहीं है। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट को ग्राउंड रियलिटी भी समझा, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट सिर्फ लीगल टेक्निकलिटी नहीं, लोगों की जिंदगी का सवाल है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि द SIR प्रोसेस इज प्रैक्टिकली अनरीजनेबल कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द वोटर to produce the birth certificate or other documents to prove that either of his parents was an Indian citizen। और उन्होंने कोर्ट रूम में एक कॉमन मैन का एग्जांपल बताया, जिससे एनुमरेटर ने पूछा कि प्लीज टेल मी व्हेन योर फादर वाज बोर्न, गिव मी प्रूफ ऑफ दैट, हाउ विल यू गिव दैट? और वहाँ पे सच में कोई जवाब नहीं है। कई रूरल एरियाज में बर्थ रजिस्टर हुआ नहीं करते थे, लोग इलिटरेट हैं, डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, पैसे नहीं होते फॉर्मेलिटीज के लिए। अगर इस तरह की बर्डन सिटीजन पे डाली जाएगी तो ये सिर्फ एक पेपर वर्क का केस नहीं बनेगा, ये राइट्स की डिनायल बन जाएगी। और जब ये इशू BLOs को डिसाइड करने को दिया जा रहा है, वो लोग जो हो सकता है कि एक स्कूल टीचर ही हो, तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ था कि कुड द बूथ लेवल ऑफिसर BLO स्टैट्यूटरीली हैव द पावर टू डिसाइड अपॉन द सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन? उन्होंने कोर्ट को कोट भी किया इलेक्टोरल मैनुअल का हिस्सा, जिसमें लिखा है कि इफ द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैज एनी डाउट रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन और कंसिडरिंग एनी सच ऑब्जेक्शन against a person already enrolled in an electoral roll, he should refer the case to the Union Government Ministry of Home Affairs for determining the issue under the Citizenship Act। जिसके साथ ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू परसुएड माय लॉर्ड्स टू एक्सेप्ट। उनका एम्फेसिस ये था कि सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन एक सेंसिटिव लीगल क्वेश्चन है, जिसे अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और प्रोसेसेस के थ्रू डिसाइड होना चाहिए, ना कि एक एड हॉक BLO बूथ लेवल ऑफिसर के कैप्रिशियस डिसीजन थे जो आदमी के सफर को रूइन कर दे। अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने इस आर्गुमेंट को एक और एंगल से फ्रेम किया। उन्होंने एम्फसाइज किया कि SIR थियोरेटिकली एक इंडिविजुएटेड एक्सरसाइज होना चाहिए था, लेकिन जो प्रोसेस चल रहा है वो एक ब्लैंकेट एंड मासिव वेरिफिकेशन बन गया है। उन्होंने कहा कि द SIR वाज एनविजन्ड एज एन इंडिविजुएटेड एक्सरसाइज एंड नॉट एन एंड मासिव ब्लैंकेट एक्सरसाइज अंडर द स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड रिलेटेड रूल्स। और उनका पॉइंट ये था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एक व्यक्ति के नाम पर ऑब्जेक्शन का मैकेनिज्म डिफाइंड है, फॉर्म 7, जिसके थ्रू इंक्लूजन या डिलीशन चैलेंज होता है। लेकिन पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज या स्टेट लेवल पे एक साथ सस्पेंशन डालना बिना इंडिविजुअलाइज्ड इंक्वायरी के ना तो लॉ के अंदर है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर।
सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने शार्प ऑब्जर्वेशन भी कोर्ट को बताया, कहा कि नेवर बिफोर इन इंडिया, नॉट अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड नॉट अंडर द रूल्स आर यू अलाउड एन एम मास्टर राइट। कोर्ट ने भी कुछ टफ क्वेश्चंस यहाँ पर उठाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सीनियर एडवोकेट सिंघवी से पूछा कि अगर आप कह रहे हो कि इलेक्शन कमीशन को कभी भी एसआईआर का पावर नहीं मिल सकता, तो क्या फिर इलेक्शन कमीशन के पास रिवीजन के लिए कोई भी पावर नहीं बची? यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने क्लैरिफाई किया कि इलेक्शन कमीशन के पावर्स लिमिटेड है और रिवीजन का मेथड बायलैटरल, इंडिविजुअलाइज्ड और लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज होना चाहिए, ना कि मास डिलीशन के लिए एक ब्लैंकेट एक्सरसाइज। उन्होंने प्रेजेंट प्रोसेस की कुछ रेडिकल पेक्यूलियरिटीज हाईलाइट की। स्टेट्स चूज किए जा रहे हैं जो मोस्ट पॉपुलस है, बिहार और बंगाल। कोई इंडिविजुएशन नहीं है, फॉर्म 7 फॉलो नहीं किया जा रहा और एक प्रिजम्पशन लिस्ट जैसा अप्रोच दिख रहा है, जबकि कोई एग्जिस्टिंग ओल्ड लिस्ट भी डिफाइंड नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट बेंच का नॉर्मेटिव अप्रोच था। वो ये समझना चाहते थे कि क्या एसआईआर एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बाउंड्रीज में है। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने सजेस्ट किया कि वोटर्स कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे आधार, जो पहले कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। बट सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने इमीडिएटली ग्राउंड रियलिटी से आर्ग्यू किया कि आधार भी सबके पास नहीं हो सकता, या फिर वो डॉक्यूमेंट्स काम के नहीं जब हिस्टोरिक पेरेंटल प्रूफ मांगा जा रहा हो। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि इफ ही इज बोर्न बिटवीन 2003 एंड 2007, then two things will have to be proved. First, being a citizen of India, and second, he is not an illegal migrant. How will you prove that? And how many will have that? These are very difficult procedural issues which are per se unreasonable. अब इस पूरे डिबेट का एक डीप इम्पैक्ट प्रैक्टिकल है। अगर बूथ लेवल ऑफिसर किसी का नाम हटा देते हैं इलेक्टोरल रोल से, तो सिर्फ वोट नहीं चला जाता, वो आदमी कई गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट से भी कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि इलेक्टोरल रोल ऑफन आइडेंटिटी और एंटाइटलमेंट के लिए यूज होता है। ये सिर्फ पेपर की बात नहीं है, जिंदगी के रिसोर्सेज और डिग्निटी का सवाल है। और जब एक इंस्टीट्यूशन जो कॉन्सेप्चुअली न्यूट्रल होना चाहिए अपने स्टैट्यूटरी लिमिट से बाहर जाता है, तब सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल टेस्ट होता है। पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं, जुडिशरी इंश्योर करता है कि लॉ प्रॉपर्ली अप्लाइड हो, और इलेक्शन कमीशन को फेयरनेस इंश्योर करना है। मगर अगर इलेक्शन कमीशन उस लिमिट को क्रॉस करके किसी चीज को इम्प्लीमेंट करे जिससे सिटीजंस के फंडामेंटल राइट्स अंडरमाइन हो, तो वो डायरेक्ट क्लैश है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर से। और इसलिए बेंच ने पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस भी किए हैं। Prima facie, Section 21 subsection 3 of the RP Act may give EC certain powers for revision, but क्या वो पावर इतनी वाइड है कि वो एम मास सिटीजनशिप वेरिफिकेशन कर सकते हैं? कोर्ट ने ये भी नोट किया कि डिस्पाइट एप्रीहेंशन ऑफ मास डिलीशंस, नो वोटर चैलेंज्ड एक्सक्लूजन फ्रॉम द बिहार लिस्ट। लेकिन ये स्टेटिस्टिक्स सच्चाई का पूरा पिक्चर नहीं बताते। कई लोग अनअवेयर या हेल्पलेस हो सकते हैं, और जब लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पेंडेंसी में है, तब डिसीजन सिर्फ लीगल इंटरप्रिटेशन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी, ग्राउंड रियलिटीज और डेमोक्रेटिक वैल्यूज का भी ध्यान होना चाहिए। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या लगता है? क्या एसआईआर वोटर लिस्ट की इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट कर रहा है या डेमोक्रेसी से लोगों को दूर कर रहा है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन, कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।